इस नए वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हिंदी भाषा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा और काल विभाजन से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को। यानी हमने इसमें जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा और काल विभाजन से अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है। तो चलिए उन प्रश्नों को हम एक एक करके देखेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। इसमें हमने 100 प्रश्नों को शामिल किया है जो अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? इसको हमने क्लास में पढ़ाया भी था। पहला प्रश्न था, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो इसको हमने क्लास में बताया भी है। तो वो किए थे कौन? गारसा दत्तासी। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है हमारा कि गारसा दत्तासी जो थे, गारसा दत्तासी कहाँ के विद्वान थे? तो गारसा दत्तासी कहाँ के थे? तो फ्रेंच के विद्वान थे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी की पुस्तक का क्या नाम था? यानी जो गारसा दत्तासी जो पुस्तक लिखने का प्रयास किया उस पुस्तक का नाम क्या था? तो पुस्तक का नाम था इसत्वार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है। थोड़ा सा बोलने में हो सकता हो कि आपकी थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं उच्चारण करने में, तो उसको आप बार बार जब अभ्यास करेंगे शब्दों को तोड़ तोड़ के, तो आप जो है इसको उच्चारण कर सकते हैं। तो पुस्तक का नाम क्या था? इसत्वार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में किया? यानी गारसा दत्तासी जो तो फ्रेंच के विद्वान थे, उन्होंने अपनी पुस्तक जो है इसत्वार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में किया? तो फ्रेंच के विद्वान थे, तो जाहिर सी बात है उनकी भाषा जो है फ्रेंच भाषा में उसकी रचना की थी पुस्तक को। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, पांचवा। तो अगला प्रश्न है हमारा, गारसा दत्तासी की पुस्तक इसत्वार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी कितने भागों में विभक्त है? यानी इनका पुस्तक जो गारसा दत्तासी की कितने भागों में विभक्त है? तो उत्तर है 2 भागों में विभक्त है। ठीक है। कितने भागों में? 2 भागों में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, छठवां, कि गारसा दत्तासी की पुस्तक इसत्वार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का पहला प्रकाशन कब हुआ? यानी पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1839 तथा 1847। ठीक है। 1839 ईस्वी से 1847 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि गारसा दत्तासी की पुस्तक इसत्वार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी से कौन से संस्करण 3 भागों में विभक्त हो गया? यानी कौन सा संस्करण जो है 3 भागों में विभक्त हो गया? तो उनका जो था द्वितीय संस्करण जो है, द्वितीय संस्करण में वो 3 भागों में विभक्त हो गया। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न मेरा 8वां, कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? यानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का परंपरा का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? इसको हमने क्लास में अच्छे से बताया हुआ था। तो वो 19वीं शताब्दी से जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का जो है शुरुआत माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि गारसा दत्तासी की पुस्तक इसत्वार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो द्वितीय संस्करण जो है आपका 1871 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं हम, 10वां, जो है गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक में किन कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार दिया है? ठीक है। यानी गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक में किन कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार दिया है? तो वो किन कवियों का? हिंदी और उर्दू कवियों का। ध्यान रखेंगे, हिंदी और उर्दू कवियों का ही उन्होंने विवरण दिया है। आगे प्रश्न चलते हैं, 12वां हमारा है कि गारसा दत्तासी के पुस्तक में कुल कितने कवियों का विवरण मिलता है? यानी इनके पुस्तक में कुल कितने कवियों का विवरण मिलता है? तो 738 कवियों का विवरण मिलता है। किसके पुस्तक में? गारसा दत्तासी के पुस्तक में कितने कवियों का विवरण मिलता है? 738 कवियों का। ठीक है। अगला चलते हैं 13वां प्रश्न पे हम, कि गारसा दत्तासी के पुस्तक में कुल कितने हिंदी कवियों का विवरण मिलता है? ध्यान रखेंगे, गारसा दत्तासी के पुस्तक में कुल कितने हिंदी कवियों का विवरण मिलता है? तो वो 72 हिंदी कवियों का विवरण मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न से अब चलते हैं हम लोग 14वां पे, कि गारसा दत्तासी के पुस्तक में कुल कितने उर्दू कवियों का विवरण मिलता है? तो उर्दू कवियों का विवरण कितना मिलता है? 666 उर्दू कवियों का विवरण मिलता है। हिंदी कवियों में कितना मिलता है? 72। यानी गारसा दत्तासी की पुस्तक में 72 हिंदी कवियों का विवरण मिलता है और 666 जो है वो उर्दू कवियों का विवरण मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, कि
किसने गारसा तासी पुस्तक को हिंदी अनुवाद हिंदुई हिंदुस्तानी यानी किसने गारसा तासी के पुस्तक को हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 में कराया था। यानी गारसा तासी की पुस्तक को हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 में किसने कराया था? तो उन्होंने कराया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 16 नंबर है हमारा कि गारसा द तासी की पुस्तक इसत्वार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी में एंदुई और हिंदुस्तानी के लिए कौन सा अर्थ प्रयुक्त होता है? यानी गारसा द तासी की पुस्तक में जो एंदुई और हिंदुस्तानी शब्द का जो है किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो एंदुई का जो है हिंदवी यानी हिंदी के लिए है और हिंदुस्तानी यानी हिंदुस्तानी उर्दू के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं हम 17वां। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, यानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में प्रश्न पूछा जा रहा है, हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ कौन है और किसके द्वारा रचित है यानी किसके द्वारा लिखा गया? तो वो है भाषा काव्य संग्रह। और किसके द्वारा लिखा गया है? महेश दत्त शुक्ल के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग 18वां कि भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? भाषा काव्य संग्रह का जो प्रकाशन हुआ है वो सन 1873 में हुआ है भाषा काव्य संग्रह का। अगला प्रश्न हमारा है 19 कि शिव सिंह सरोज नामक हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? यानी शिव सिंह सरोज नामक हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? तो उन्होंने लिखा है शिव सिंह सेंगर द्वारा। ठीक है, यानी शिव सिंह सरोज नामक हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग 20वां कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब से माना जाता है, कब हुआ? यानी वो शिव सिंह सरोज का ग्रंथ का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1883 ईस्वी में माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र कितने भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं? तो कितने हैं? एक सहस्त्र 838 कवियों का जो है उनका जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 22वां कि किस सोसाइटी द्वारा ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ? ठीक है, तो वो हुआ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1888 में। ठीक है, यानी ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन जो हुआ था वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की तरफ से सन कितना में 1888 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो लिखे उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि किसके द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है या माना जाता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कुल कितने कवियों को शामिल किया है? यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कुल कितने कवियों को शामिल किया है? तो 952 कवियों को उन्होंने शामिल किया है। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम कि किसने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया? यानी किसने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया है? तो वो किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 27वां किसने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है? तो वो किए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, यानी सबसे पहले जो है काल विभाजन अगर किस पूछा जाता है तो किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। यानी काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट जो किया है वो जॉर्ज ग्रियर्सन करते हैं अपनी पुस्तक में। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग में हिंदी काव्य को स्वर्ण युग किसने कहा है? यानी किसे
किसने माना है, किसने कहा है। यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग में हिंदी काव्य को स्वर्ण युग किसने माना है, तो उन्होंने माना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। ये सारे प्रश्न जो है हमने क्लास में पहले से ही लेक्चर के तौर पे हमने समझाया भी है, बताया भी है, फिर भी हम इस नोट्स में उन सारे प्रश्नों को शामिल किए हैं जो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, परीक्षाओं की दृष्टि से। तो अगला प्रश्न हमारा 29वां कि मिस्र बंधु विनोद किसकी रचना है। मिस्र बंधु विनोद किसकी रचना है। हमने इस प्रश्न कराया था क्लास में कि मिस्र जो बंधु हैं वो 3 भाई रहते हैं, तो उन्होंने कौन सी रचना की पुस्तक, मिस्र बंधु विनोद से। तो उन्होंने कौन किया, तो मिस्र बंधुओं के द्वारा ये जो है मिस्र बंधु विनोद की रचना हुई है। यानी किसके द्वारा हुई है, मिस्र बंधुओं द्वारा। हमने इस प्रश्न को शामिल कर लिया, अगले में देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधुओं में कौन कौन लोग थे। इनमें हम लिख दिए हैं, देखिए सब इन्होंने हमने लिख दिया ताकि आप जो है भूल ना पाएँ, क्योंकि हमने पहले से क्लास में बता भी रखा है, लिखवा भी रखा है इनको। तो उन्होंने क्या है, मिस्र बंधुओं में कुल 3 लोग शामिल थे, ठीक है, और तीनों ये लोग कौन थे, भाई थे। तो जिसमें है गणेश बिहारी, ठीक है, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। यानी कुल मिलाकर 3 लोग थे। नाम रख लीजिएगा, मिस्र बंधुओं में कहीं पूछा जा सकता है, प्रश्न बना भी सकता है कि निम्न में से मिस्र बंधुओं में नहीं थे अगर पूछ दिया जाएगा तो ध्यान रखेंगे, आप उलझन में पड़ जाएंगे, इसीलिए तीनों लोगों का नाम याद रखेंगे, ठीक है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ठीक है, 3 लोग थे मिस्र बंधुओं में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कि मिस्र बंधुओं द्वारा रचित मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है। यानी मिस्र बंधुओं द्वारा जो रचित मिस्र बंधु विनोद है उसमें कितने भागों में इनकी जो पुस्तक है वो विभक्त है। उत्तर है 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में, 4 भागों में विभक्त है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम कि मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ। यानी मिस्र बंधु विनोद का जो है प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ, तो वो जो है जैसे पता है कि 4 भागों में थी इनकी पुस्तक, तो प्रथम 3 भाग का जो प्रकाशन हुआ वो सन 1913 में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, तो जो प्रथम 3 है 1913 में और चौथा भाग जो था वो 1934 में प्रकाशित हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 34वां कि मिस्र बंधु विनोद में कुल कितने कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको कहीं कहीं आपको मिलेगा 4591 कवियों का, कहीं कहीं आपको 5000 कवियों का भी मिलेगा, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से साहित्यकारों ने इसके लिखा है, विद्वानों ने, कोई जो है 4591 मानता है तो कोई 5000 मानते हैं। तो हमने दोनों को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो 4591 कहीं दिखेगा या 5000 दिखेगा, प्रश्न में आपके ऑप्शन में जो भी दिखेगा इन दोनों में आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि मिस्र बंधु विनोद में सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी कितनी श्रेणियाँ बनाई गई थी। यानी मिस्र बंधु विनोद में सापेक्षिक महत्व को निर्धारित करने के लिए कितनी श्रेणियाँ बनाई गई थी उनकी पुस्तक को, तो वो बनाई दी गई थी 4 श्रेणियाँ बनाई गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में किसके द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में किसके द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का जो ग्रंथ है वो सर्वोच्च है, स्थान सबसे ऊंचा है। तो इसको भी हमने अपने क्लास के लेक्चर में बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास सबसे प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है, और सर्वोच्च स्थान जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि सबसे प्रामाणिक और स्पष्ट रूप से ये जो है इनकी पुस्तक लिखी गई है, और उन्होंने बहुत समेटते हुए सारे चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखने का प्रयास किया है। इसलिए सर्वोच्च स्थान जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास को ही जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। यानी हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, तो वो 4 खंडों में विभक्त किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 खंडों में ही विभक्त किए हैं। अगला है कि कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। यानी कालक्रमानुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो लिखा गया है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम।
हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? ठीक है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया है? तो वो है फ्रेंच भाषा में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का कार्य कौन किए हैं? यानी हिंदी साहित्य के बिखरे हुए इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का कार्य कौन किए हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किए हैं। ठीक है, ठीक थोड़ा जो प्रश्न है घुमाया गया है। प्रश्न जो है पीछे वाला ही था, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, इसलिए हमने इस प्रश्न को रखा। प्रश्न ऐसे भी घुमाया जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित रूप देने का कार्य किसने किया? तो आपको पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिखरे हुए इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित करके अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, अपनी पुस्तक में उन्होंने क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से उन्होंने किया है। ठीक है, इसीलिए जो है ये पुस्तक के नाम जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी को ही जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो मूलतः किस कृति की भूमिका पर लिखा गया था? तो वो लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका पर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? यानी कब प्रकाशित हुआ था उनका हिंदी साहित्य का इतिहास? वो 1929 में प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम कि जॉर्ज गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? यानी जॉर्ज गियर्सन के द्वारा जो लिखित था हिंदी साहित्य का, तो वो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने हिंदी अनुवाद किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? इसको भी हमने क्लास के लेक्चर में अच्छे से बताए थे हम इसको, कि सबसे पहले अगर काल विभाजन किया किसी ने तो वो जॉर्ज गियर्सन करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले अगर किसी ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत की तो गारसा दत्तासी करते हैं। इसको भी बताए थे हमने क्लास में अच्छे से। और काल विभाजन सबसे पहले कौन किए थे? तो जॉर्ज गियर्सन किए थे। ठीक है, आपके रिवीजन के लिए हमने प्रश्नों को रखा है ताकि आपको अच्छे से याद रहे हमेशा के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी कहाँ के विद्वान थे? तो फ्रांसीसी विद्वान थे। ये प्रश्न तो आपके लिए नॉर्मल ही है, आप पता ही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? ये सारे चीज़ें हमने क्लास के लेक्चर में बता भी दिए थे। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा था। तो ठीक है, तो पहले जो उन्होंने पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल पुकारा है। समय सीमा 1050 से 1375। समय सीमा क्या है आदिकाल की? तो 1050 से 1375। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को किस नाम से पुकारा है? तो पता ही होगा आपको, और अच्छे से जो क्लास किए होंगे उनको तो अच्छे से पता होगा कि जो पूर्व मध्य काल को उन्होंने भक्ति काल के नाम से पुकारा। समय सीमा क्या रखा उन्होंने? 1375 से 1700। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को किस नाम से पुकारा है? तो इसको भी पता होगा आपको कि उत्तर मध्य काल को उन्होंने रीतिकाल के नाम से पुकारा है। समय सीमा उन्होंने 1700 से 1900 रखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा है? तो आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल के नाम से पुकारा है। समय सीमा उन्होंने 1900 से लेकर अब तक रखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? ठीक है, तो उन्होंने मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। ध्यान देंगे, 5 भागों में बांटा है। अगर प्रश्न पूछा जाए रामचंद्र शुक्ल ने, नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने भागों में बांटा है? तो उन्होंने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा है, लेकिन मिश्र बंधुओं ने 5 भागों में बांटा है। ठीक है, तो और वो 5 भाग कौन कौन से हैं उनके हमने नाम लिख दिया है। मिश्र बंधुओं ने जो है 5 भागों में बांटा। तो पहला जो है वो प्रारंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल और 5वां जो है वो वर्तमान काल। कुल मिला के मिश्र बंधुओं ने 5 भागों में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो हम पहले भी हो चुका था, तो ये 4 भागों में बांटे हैं। उनको नाम हमने लिख दिया है कि पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल,
तीसरा उत्तरकाल और चौथा आधुनिक काल। ठीक है, समय सीमा भी हमने इसको बता रखा है पहले से क्लास में। ठीक है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल मिला के 4 भागों में बांटा हिंदी साहित्य को, मिश्र बंधुओं ने 5 भागों में। ठीक है, नाम एकदम कन्फर्म याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है। तो राम कुमार वर्मा ने 5 भागों में बांटा है। और कौन कौन भाग है वो? पहला संधिकाल, दूसरा चारण काल, तीसरा भक्ति काल, चौथा रीतिकाल और पांचवा आधुनिक काल। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी 5 भागों में बांटा है, मिश्र बंधुओं की तरह 5 भागों में इन्होंने भी बांटा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य को यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है। आपको पता होना चाहिए डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने उनका जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया है यानी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास उनके द्वारा पुस्तक है, उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, वो कौन कौन भाग है? पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल। ठीक है, गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा, ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी 4 भागों में बांटा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है। डॉक्टर नगेंद्र जी भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। यानी डॉक्टर नगेंद्र जी भी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो कितने भागों में बांटा है? वो 4 भागों में बांटा है इन्होंने। यानी डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास जो है वो भी 4 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार शुक्ल जी ने बांटे हैं उसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र जी भी 4 भागों में बांटे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य इतिहास को भी 4 भागों में बांटा गया है, मैंने बांटे हैं। पहला अपभ्रंश काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। यानी ये भी जो है 4 भागों में बांटे हैं। ठीक है, ये रहा आपके हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन को कितने लोगों ने यानी कौन कौन विद्वान लोगों ने कितने भागों में बांटा है। अभी तक हमने ये देखा, अब आगे चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो उन्होंने चारण काल नाम दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि मिश्र बंधु ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। तो मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल के नाम से पुकारा है। अगला प्रश्न है हमारा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को यानी बीजवपन काल के नाम से पुकारा है। महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, ध्यान देंगे इसको अच्छे से। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 59वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। तो आपको पता ही होगा, क्लास में भी बताया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से पुकारा है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि पंडित राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। तो पंडित राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। तो उन्होंने वीर काल के नाम से पुकारा है। किसने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल के नाम से पुकारा है। ठीक है, याद रखेंगे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल के नाम से पुकारा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आदिकाल को आदिकाल के नाम से किसने पुकारा है। तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और आदिकाल को आदिकाल इन्होंने कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आपको भ्रमित कर सकता है ये प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि इतिहास लेखन की किस विधि में साहित्यकारों के नाम वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करते हुए इतिहास लिखा जाता है। यानी पूछा जा रहा है कि इतिहास लेखन की कौन सी विधि में इतिहासकारों के नाम वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करते हुए लिखा जाता है। यानी कौन सी विधि में? तो वर्णानुक्रम विधि में। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति में जो है इतिहासकारों के नाम वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है। कौन सी विधि में? तो वो है वर्णानुक्रम विधि पद्धति में। ठीक है, अगले प्रश्न से चलते हैं कि
गारसा तासी ने किस पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा? यानी गारसा तासी जो उन्होंने पुस्तक लिखा वो किस विधि का प्रयोग करके लिखा उन्होंने? तो वो वर्णानुक्रम पद्धति। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि शिव सिंह सेंगर ने किस विधि के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा? यानी शिव सिंह सेंगर ने किस विधि के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो वो भी उन्होंने भी वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अगला प्रश्न है हमारा कि इतिहास लेखन की परंपरा में किस विधि में कवियों का वर्णन उनके जन्म वर्ष के अनुसार किया जाता है? यानी इतिहास लेखन की वो कौन सी विधि है जिसमें कवियों का वर्णन जो है उनके जन्म वर्ष के अनुसार किया जाता है? तो वो है कालक्रमानुक्रम पद्धति जो है, उसमें जो है कालक्रमानुक्रम पद्धति जो है, इसमें जो है कवियों का वर्णन जो है जन्म वंश के अनुसार किया जाता है। किस विधि में? उसको है कालक्रमानुक्रम पद्धति में। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला हमारा है कि जॉर्ज गिरिसन ने किस पद्धति का प्रयोग कर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा? ठीक है, यानी जॉर्ज गिरिसन ने कि कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो उन्होंने कालक्रमानुक्रम पद्धति का प्रयोग करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि मिश्र बंधुओं ने किस पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा? यानी मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास यानी मिश्र बंधु विनोद लिखा उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, उन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया उसमें? तो वो काल क्रमानुक्रम पद्धति का प्रयोग मिश्र बंधुओं ने भी किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि फ्रांस के विद्वान तेन किस विधि के जन्मदाता माने जाते हैं? यानी जो तेन है फ्रांस के विद्वान, वो किस विधि के जन्मदाता माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं विधेयवादी पद्धति के। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग कि विधेयवादी पद्धति को कितने भागों में बांटा जाता है? तो विधेयवादी पद्धति को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखा? यानी शुक्ल जी ने जो लिखा वो किस विधि का प्रयोग करते हुए लिखा? तो उन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए लिखा। ध्यान देंगे, विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो फ्रांस के विद्वान जो हैं वो तेन माने जाते हैं। किस पद्धति के जो है जन्मदाता हैं? तो वो विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी विधेयवादी का प्रयोग करते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखा। ठीक है, याद रहेगा आपको कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा सफल हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ। तो कौन सी विधि का प्रयोग करते हुए लिखा उन्होंने? तो विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। और विधेयवादी जो पद्धति है उसके जन्मदाता कौन है? तो तेन है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 73वां। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हमने 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया इसमें, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बड़ा होगा, इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि इतिहास लेखन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? यानी इतिहास लेखन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? तो विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि इतिहास लेखन की किस विधि में तथ्यों की जांच कर विश्लेषण कर निष्कर्ष पर पहुंचकर तथ्यों का निस्तारण किया जाता है? तो वो कौन सी विधि है? वैज्ञानिक विधि में जो है तथ्यों की जांच और विश्लेषण कर निष्कर्ष पहुंचने का निस्तारण किया जाता है, तो वो वैज्ञानिक पद्धति में किया जाता है। अगला है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इतिहास लेखन की किस विधि के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा? आपको पता है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा है। ठीक है, और 2 भागों में विभक्त है इनकी पुस्तक। तो उन्होंने जो है वैज्ञानिक पद्धति के आधार बनाकर उन्होंने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे कम लोकप्रिय विधि कौन सी है? यानी सबसे कम काम चलाऊ विधि कौन सी है? तो वो है समाजवादी पद्धति है। अगला है कि सच्चे अर्थों में प्रश्न पूछा जा रहा है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, प्रश्न वही है, थोड़ा सा घुमाया गया है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता ही है सबसे प्रामाणिक पुस्तक और सर्वश्रेष्ठ पुस्तक जो है हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मानी जाती है। तो ये वही है शुक्ल जी जिन्होंने हिंदी साहित्य के बिखरे हुए इतिहास को उन्होंने सुव्यवस्थित और नए रूप देने का प्रयास किया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि
हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया? तो आपको पहले से ही बताया गया है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न है हमारा कि जॉर्ज गिरिसन ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से लिखा है? यानी जॉर्ज गिरिसन जो है उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को किस नाम से लिखा है? तो उन्होंने लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि किस विद्वान के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पहली बार जॉर्ज गिरिसन ने ही लिखा है? यानी किसने कहा कि हिंदी साहित्य का इतिहास पहले जॉर्ज गिरिसन ने लिखा? तो वो किशोरीलाल गुप्ता जी ने कहा है। अगला है हमारा प्रश्न कि 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? तो वो हैं गोकुल नाथ। ठीक है, अगला है हमारा कि भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। ठीक है, अगला है कि भक्तमाल में कितने भक्तों का चरित्र चित्रण किया गया है? तो 200। कितने? 200। ठीक है, अगला है 252 वैष्णव की वार्ता में किसकी चरित्र चित्रण यानी किसका चरित्र चित्रण किया गया है? तो उसमें विट्ठलाचार्य एवं उनके शिष्यों का जो है चित्रण किया गया है। किसमें? 252 वैष्णव की वार्ता में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि गार्सा तासी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास कितने भागों में प्रकाशित किया गया? ठीक है, यानी गार्सा तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, कितने भागों में प्रकाशित किया गया? ठीक है, तो 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। अगला प्रश्न है हमारा कि गार्सा तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? गार्सा तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसको हिंदी अनुवाद किसने किया? तो उन्होंने किया है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि जॉर्ज गिरिसन ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? तो जॉर्ज गिरिसन ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। ठीक है, अंग्रेजी में लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? हिंदी साहित्य को भक्ति काल यानी हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो जॉर्ज गिरिसन ने कहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि जॉर्ज गिरिसन के हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी के कितने कवियों का वर्णन किया गया है? यानी जॉर्ज गिरिसन ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें उस ग्रंथ में कितने हिंदी कवियों का वर्णन है? तो 952 जो है कवियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला है कि जॉर्ज गिरिसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? यानी जॉर्ज गिरिसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास जो लिखा उन्होंने कितने भागों में बांटा है? तो 12 भागों में बांटा है। कितना? 12 भागों में। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे कहा जाता है? यानी हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो वो शिव सिंह सेंगर को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो माना जाता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत संग्रह कहा है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत संग्रह कहा है? तो उन्होंने कहा है मिश्रबंधु विनोद को, यानी मिश्र बंधुओं द्वारा रचित जो है मिश्रबंधु विनोद को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा अब अंतिम चल रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है इंद्रनाथ मदान जी ने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक ग्रंथ जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं। ठीक है, अगला है आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल किसने कहा है? यानी आदिकाल को हिंदी का पुराण यानी आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल जो है किसने कहा है? तो गुलेरी जी ने कहा है। अगला है हमारा प्रश्न जो है कि द्विवेदी युग को क्या कहते हैं? द्विवेदी युग को जो है हम लोग जागरण सुधार काल के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा प्रश्न कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही यानी ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम जो है साहित्य है, यह कथन किसका है? यानी किसने कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे हैं। ठीक है, कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है हमारा कि मिस्र बंधुओं ने भक्ति काल को क्या कहा है। तो मिस्र बंधुओं ने भक्ति काल को माध्यमिक काल इन्होंने कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल किसने कहा है। यानी भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल जो है डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है। ठीक है। तो ये रहा हमारा 100 प्रश्नों का पूरा हमने देखा। वस्तुनिष्ठ तौर पे हमने 100 अति महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास लेखन और काल विभाजन से संबंधित प्रश्नों को हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा और जानने का प्रयास किया। ठीक है। हमने इसमें उन सभी 100 प्रश्नों को शामिल किया जो अति महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से और आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है। हमने क्लास के लेक्चर में पहले से ही हमने बता रखा था और हमने कहा भी था इस चीज़ को कि हम जो है एक बार आपको ऑनलाइन के माध्यम से जो है अपने नोट्स को एक बार फिर से हम अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आप जो है आपको रिवीजन में सहायता प्राप्त होगी और आप जो है उसको अच्छे से स्मरण कर पाएँ, ताकि आप परीक्षा में इन प्रश्नों को आने से आप क्या हो भूले ना, इसको छोड़े ना। ठीक है। तो हमने उन सारे प्रश्नों को इसमें समाहित करके आप लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है। इसी तरह बने रहिए और अपने पठन पाठन में जुड़े रहिए। ठीक है। इसी तरह हम आगे भी हर एक काल को, हिंदी साहित्य के हर एक विधा को हम लोग अच्छे से उसको नोट्स के तौर पे हम इसी वीडियो फॉर्मेट में हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे, जिससे आप इन वीडियो को देखकर आपको लाभ प्राप्त हो और आप आगे की पढ़ाई को ऐसे ही बिना किसी उलझन के, बिना किसी समस्या के आगे लेके जाते रहें और आपको इससे सहायता प्राप्त हो, जिससे आपको सफलता में क्या हो समस्याएं सामना ना करना पड़े। और इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में दूसरे काल को लेके, दूसरे विधा को लेके। ठीक है। इसी तरह हम धीरे धीरे आगे जितने भी काल लगे हुए हैं उनका एक एक कालों को हम लोग अच्छे से देखेंगे, एक एक विधाओं को देखेंगे हम। थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियो फॉर्मेट में करने के लिए। ठीक है। क्योंकि नोट्स को हम बना के और आपके तक पहुंचाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। फिर भी समय को, वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। फिर से हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।